गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आई एम निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, ठीक है। उसकी गणना करने का तरीका हमने सीखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि किसी भी एसेट को प्राप्त करने की लागत कितनी होगी। मैंने आपको बताया था इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी किसी भी एसेट को प्राप्त करने की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो सकती है। तो देखिए, आज हम इसके डिफरेंट प्रोविजंस स्टडी करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट, यानी कि पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। पूंजी संपत्ति को सेक्शन 49 एंड सेक्शन 45 इस पर एप्लीकेबल होती हैं। सेक्शन 49 एंड 45, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है संपत्ति को क्रय करने की लागत। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट। अगर आप किसी भी एसेट को परचेज करते हैं, है ना, तो उस एसेट को परचेस करने के लिए आप जो भी पेमेंट देते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपकी कॉस्ट है ही, उसमें इंक्लूड होगी। इसके अलावा आपने उस एसेट के इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कि उसकी स्थापना से संबंधित कोई भी खर्चे किए हैं, तो वो भी उसी का पार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने उसके लिए कोई भी मुद्रांक, कोई भी ड्यूटीज़ पे की हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे की है, किसी भी तरह की लॉयर की फ़ी पे की है, ब्रोकरेज पे की है, तो वो सब भी इसी का पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि आपने अगर इससे रिलेटेड कोई भी कैपिटल एक्सपेंसेस किए हैं ना, तो वो सब कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। फाइन। अब आपने सपोज कीजिए कि किसी भी एसेट को खरीदने के लिए कोई भी लोन लिया है, ठीक है। उस लोन पर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर आप उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर देते हैं, उस ब्याज को पूंजीकृत कर देते हैं, तो फिर इस कंडीशन में हम उसे इस कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कहीं और नहीं ली हो। अगर आपने उस ब्याज की छूट कहीं और ले ली है, तो फिर हम उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने किसी भी एसेट को खरीदने के लिए जो कुछ भी खर्चा किया है, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सारा का सारा यहाँ पर कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा और वही उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगी। ये सबसे कॉमन प्रोविजन है जो ज़्यादातर एसेट्स में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेकेंड प्रोविजन हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी कि पूर्व मालिक से अगर आप कोई भी एसेट प्राप्त करते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपकी लागत क्या होगी, ठीक है। इसमें प्रीवियस ओनर से क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको कोई भी एसेट किसी दूसरे से मिलती है, आप उसके लिए परचेस कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सेक्शन 49(1) एप्लीकेबल होती है। और सेक्शन 49(1) के प्रोविजंस देखिए क्या क्या हैं। पूर्व स्वामी की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तो अगर आपको कोई भी एसेट सेक्शन 49(1) के तहत ट्रांसफ़र की जाती है, सेक्शन 49(1) का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको किसी भी भेंट में यानी कि गिफ्ट्स की फॉर्म में कोई भी एसेट मिलती है, ठीक है, कोई भी HUF है और HUF का पार्शियल यानी आंशिक या पूर्णतः विभाजन हो जाता है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिवाइड हो जाती है, उस कंडीशन में आपको कोई भी एसेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। देन उसके अलावा आपको सक्सेशन में, उत्तराधिकार में किसी भी तरह की कोई एसेट मिल जाती है, इनहेरिटेंस से, सक्सेशन से कोई भी एसेट मिल जाती है। अगर आप कोई भी कंपनी अमलगमेट हो रही है, ठीक है, तो अमलगमेशन की कंडीशन में जो एकीकृत होने वाली कंपनी है ना, जो अमलगमेट हो रही है कंपनी, अगर वो अमलगमेटिंग कंपनी को, अमलगमेटर जो है यानी कि जो
उसका एकीकरण कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए ए और बी दो कंपनीज हैं, ठीक है, ए बड़ी कंपनी है, बी छोटी कंपनी है, बी ए में मर्ज हो रही है, बी क्या हो रही है, ए के साथ मिल रही है। तो इस कंडीशन में अगर बी ए को कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करती है, समझ आ गई बात, तो वो इस सेक्शन में आ जाता है। देन उसके अलावा अगर आपका कोई भी फर्म है, कंपनी है, वाइंड अप हो रही है और उस कंडीशन में आपको उससे कोई भी एसेट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये सारे प्रोविजंस, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको इस तरह से सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग एसेट्स का ट्रांसफ़र होता है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जिससे आपको ट्रांसफ़र होता है वो आपका प्रीवियस ओनर हो गया और उसके लिए उस संपत्ति को जो प्राप्त करने की लागत थी, उसने उसे जितने में उसे परचेज़ किया था, खरीदा था, वही कॉस्ट आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत मान ली जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पता ही ना लगे कि प्रीवियस ओनर जो था आपका, उसने इसे कितने में परचेज़ किया था, ठीक है, कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है। तो फिर उस कंडीशन में पूर्व स्वामी ने, यानी कि प्रीवियस ओनर ने जिस दिन इस एसेट को प्राप्त किया था, एक्वायर किया था, आपको ये तो नहीं पता कि उस दिन उसने उसके लिए क्या पे किया, उसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो फिर उस कंडीशन में जिस दिन उसने इसे एक्वायर किया था, क्योंकि इसके तो डॉक्यूमेंट्स उसके पास डेफिनेटली होंगे, उस दिन का जो भी मार्केट वैल्यू होगा, बाजार मूल्य, वही उसको आपके लिए प्राप्त करने की लागत मान लिया जाएगा, ठीक है। जिस दिन प्रीवियस ओनर ने इस एसेट को प्राप्त किया था, एक्वायर किया था, उस दिन उस एसेट का मार्केट वैल्यू ही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। यानी अगर आपको किसी पूर्व मालिक से कोई भी संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो पूर्व मालिक की लागत ही आपके लिए उसे प्राप्त करने की लागत होगी, ठीक है। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ही आपकी उस एसेट की कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट नहीं पता है, तो फिर उस कंडीशन में जिस दिन उसने उसे एक्वायर किया था, उस दिन उस एसेट का क्या मार्केट वैल्यू था, उसी को आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। अगर हमारे प्रीवियस ओनर ने इसे 1 अप्रैल 2001 से पहले ही एक्वायर कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, तो फिर अब ये आपकी असेसी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो 1 अप्रैल 2001 का इसका मार्केट वैल्यू या फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो उसने उसके लिए पे की, दोनों में से जिसे भी चाहे उसे अपने लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकता है। मेरे भूतपूर्व स्वामी ने उसके लिए जितना पे किया, या तो मैं वो ले लूँ, सपोज कि जो उसने एसेट के लिए 5 लाख रुपए पे किया था वो, या फिर 1/4/2001 1 अप्रैल 2001 को हमने एक बेंचमार्क बना दिया, यानी एक आरंभिक बिंदु हो गया है ना, इनिशिएटिव है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इस दिन का आप किसी भी चीज़ को बेस मान सकते हैं और ये आपका उस दिन का मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर उसने इसके पहले खरीदा था तो आप उसे, या 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू, दोनों में से जिसे चाहे उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और कॉस्ट तो आप जितनी ज़्यादा लेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा आप उसी को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में आपके उतने ही गेन्स कम हो जाएंगे और उतना ही कम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो समझ आया, प्रीवियस ओनर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ओनर से कोई भी एसेट मिलती है तो प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है वही आपके लिए कॉस्ट होगी। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट को कई बार ट्रांसफ़र किया गया हो। सपोज़ कीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एसेट ट्रांसफ़र की, फिर बी ने उसे सी को गिफ्ट कर दिया, फिर सी ने उसे मिस्टर वाई को गिफ्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में वाई क्या करेगा, वाई का मतलब डी से नहीं है, वाई के लिए प्रीवियस ओनर कौन होगा, उससे जस्ट पिछला वाला नहीं, एक्चुअल जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस एसेट को परचेस किया था, यानी डी सी बी नहीं, ए। वाई किसे कंसिडर करेगा, ए ने उस एसेट को जितने पर खरीदा था वही उसके लिए प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी। आई होप क्लियर, ये प्रोविज़न आपको क्लियर हो गया। अब अगला प्रोविज़न देखिए, ये बच्चों 1 अप्रैल 2001 को उचित बाजार मूल्य मानने का ऑप्शन आपके पास होता है। अगर आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 या उसके पहले परचेज़ की है तो फिर उस कंडीशन में आप उस एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमने 1 अप्रैल 2001 को क्या कर दिया, एक बेस ईयर बना दिया, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज़ की है तो फिर उस कंडीशन में आपको 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट को मार्केट वैल्यू मानने का अधिकार है। आप चाहें तो उसे 1 अप्रैल 2001 को जो भी उस एसेट का मार्केट वैल्यू है उसे आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि उसको प्राप्त करने की लागत मान सकते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू FMV, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2001
को बाजार मूल्य को संपत्ति प्राप्ति की लागत मानना। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू। और ये कब एप्लीकेबल होगा? अगर आपने ये एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस की है तो फिर आप इस दिन का मार्केट वैल्यू जो है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन बच्चों फिर इसमें एक बात और है, ऐसा नहीं है कि मैं हर एसेट के लिए ये एप्लीकेबल कर सकती हूँ कि 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू ले लिया जाए। ऐसी जितनी भी एसेट्स हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, जिन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है उन पर हमें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ये ध्यान रखिएगा। जिन संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उन पर हमें कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है। ठीक है, उन पर हमें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इसका मतलब है कि जिन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उनके लिए आप 1 अप्रैल 2001 के मार्केट वैल्यू को उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेप्ट क्या? डेप्रिशिएटिंग एसेट्स या डेप्रिशिएबल एसेट्स, है ना, यानी जो मूल्यह्रास योग्य संपत्तियां हैं इसके अलावा, क्योंकि उन पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उनके लिए आप 1/4/2001 के बाजार मूल्य को नहीं ले सकते। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा, लेकिन ये प्रोविज़न आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा हमारी कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिसके लिए हम 1/4/2001 के मार्केट वैल्यू को नहीं ले सकते। जैसे कि इसमें हमारी गुडविल आती है, ट्रेडमार्क आता है, टेनेंसी राइट्स आते हैं, है ना। गुडविल यानी ख्याति, ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह आपका होता है। ठीक है, किराएदारी अधिकार हो गए, टेनेंसी राइट्स हो गए, लूमार्स हो गए, आपके रूट परमिट हो गया। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोसेसिंग के राइट्स आपके पास हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनके लिए आप किसी भी कंडीशन में 1/4/2001 को जो मार्केट वैल्यू है आप उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मान सकते। इसे प्राप्त करने की लागत आप नहीं मान सकते। किस किस के लिए? गुडविल के लिए, ठीक है, टेनेंसी राइट्स के लिए, लूमार्स, रूट परमिट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन से रिलेटेड राइट्स हैं आपके पास। तो इन सभी के लिए आप क्या करेंगे? आप 1/4/2001 की मार्केट प्राइस को, उस असेट का जो भी मार्केट वैल्यू है उसे आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे प्राप्त करने की लागत नहीं मान सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगला हमारा प्रोविज़न आता है अदृश्य संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। देखिए, इंटेंजिबल असेट्स अभी से रिलेटेड एक प्रोविज़न यहाँ पर भी आया था, है ना। इंटेंजिबल असेट्स यानी कि अदृश्य संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत। बच्चों जनरली जो भी इंटेंजिबल असेट्स हैं, जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, ठीक है, आपका ये जो पूरा है, लूमार्स है, रूट परमिट है, टेनेंसी राइट्स है, स्टेज कैरिएज परमिट है, अगर आपने इन्हें परचेस किया है, अगर ये खरीदी गई हैं, तो फिर इसके लिए आपने जो भी पेमेंट किया है, जो भी आपका परचेस कंसिडरेशन रहा है, आपका क्रय मूल्य सीधा इसको प्राप्त करने की लागत होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने इन्हें खरीदा नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड हैं, स्व अर्जित हैं, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन आपके काम से बनी है, कई सालों में जाकर बनी है, आपने इसके लिए किसी को कोई पेमेंट नहीं किया है, तो ये सेल्फ जनरेटेड है, स्व अर्जित है। तो इस कंडीशन में इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर आपको ये जो अभी हमने सेक्शन 49(1) की बात की, इसके तहत अगर किसी प्रीवियस ओनर से आपको मिली है और प्रीवियस ओनर ने भी इसे खुद कमाया था, ठीक है, सेल्फ जनरेट किया था, तो फिर इस कंडीशन में भी इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 ही होगी, 0 ही मानी जाएगी, है ना। उस कंडीशन में भी इनकी प्राप्ति की लागत 0 होगी। अच्छा, जब इसको प्राप्त करने की लागत ही 0 हो रही है तो ऑब्वियसली इनकी सुधार की लागत भी 0 होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इसकी हमेशा 0 ही होगी। आप ध्यान रखेंगे, अगर जब तक आपने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया है, आपकी सेल्फ जनरेटेड है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगी, यानी कि जितने में आपने इसको सेल किया सीधा सारा टैक्सेबल हो गया और इस पर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसिडर नहीं की जाती है। इनकी सुधार की लागत भी 0 ही होती है। अगला हमारा प्रोविज़न है बोनस अंशों के लिए,
है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत। देखिए अगर आपको कोई भी बोनस शेयर्स आपकी जो भी आपके पास शेयर्स थे उसकी वजह से आपको बोनस शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये बोनस शेयर्स आपको 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद पे किए जा रहे हैं, तो फिर बोनस शेयर्स को प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाएगी, ठीक है। बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगी। लेकिन अगर आपको ये शेयर 1/4/2001 से पहले मिल गए हैं, उसके पहले ही आपको इशू कर दिए गए हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 के मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगर आपको ये बोनस शेयर्स 1/4/2001 के पहले इशू हो गए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोविजन क्या ले रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, यानी बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत। तो जनरली अगर आपको बोनस शेयर्स के लिए कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है। लेकिन अगर आपको 1 अप्रैल 2001 के पहले मिल गए हैं तो आप 1 अप्रैल 2001 को इन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं, उसी कंडीशन में जब आपको 1 के पहले ये मिल गए हैं। क्लियर? अदरवाइज इनको प्राप्त करने की लागत शून्य होती है। किसको? बोनस शेयर्स को। जिस तरह से मैंने आपसे गुडविल की बात की थी, अभी टेनेंसी राइट्स की बात की, स्टेज कैरेज परमिट की बात की, अगर आपने ये सब सेल्फ जनरेट की थी तो इनके लिए भी प्राप्ति की लागत 0 थी, उसके अलावा बोनस शेयर्स के लिए। अगला हमारा प्रोविजन है, अगर हम अपने व्यापारिक रहतिये को यानी कि अपने ट्रेड स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चों ट्रेड स्टॉक का क्या मतलब है? जिसमें भी आप बिज़नेस करते हैं, जिस पर्टिकुलर कोमोडिटी का, जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीदने का और बेचने का, है ना, परचेज और सेल, बाय एंड सेल का कोई भी अगर बिज़नेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उसका स्टॉक अपने पास रखते हैं। जैसे कि आप अगर फर्नीचर के मर्चेंट हैं और आप फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत सारा बना हुआ फर्नीचर अपने पास स्टॉक में रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो आपका ट्रेड स्टॉक होता है। लेकिन अब आप फर्नीचर का बिज़नेस वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उस फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, जब आप उसको वाइंड अप कर रहे हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, आप अपने कुछ फर्नीचर को क्या कर रहे हैं, ट्रेड स्टॉक से निकाल कर कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में व्यापारिक रहती को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया आपने। तो अब जब कैपिटल असेट बन गई तो अब नॉर्मल फर्नीचर की तरह हो गया। अब अगर उसको बेचकर मुझे कोई भी इनकम हुई तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वो एक कैपिटल असेट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उससे होने वाला मेरा जो भी गेन होगा वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसके लिए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानेंगे। इसके लिए बच्चों जिस दिन हम किसी भी स्टॉक को किसमें कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं और उसका जितना अमाउंट अपनी बुक्स में एंटर कर देते हैं उसी अमाउंट को हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, 6th पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन कैपिटल असेट। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन कैपिटल असेट। तो उस कंडीशन में हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन की डेट को आपने उसका जो भी वैल्यू अपनी बुक्स में लिख दिया है वही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, है ना। उस दिन का जो भी उसका मार्केट वैल्यू है या आपकी बुक्स में जितनी अमाउंट आपने एंटर कर दिया है वही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, परिवर्तन की तिथि को उसका जो भी मूल्य होगा वही आपके लिए प्राप्ति की लागत हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आता है, अगर आपने सपोज कीजिए किसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अनुबंध कर लिया, है ना। अब अनुबंध तो हमने कर लिया है, ठीक है, और हमने उससे एडवांस भी ले लिया। अब एडवांस लेने के बाद सामने वाला क्या करता है कि अपना सौदा रद्द कर देता है, वो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देता है। तो फिर उस कंडीशन में सपोज कीजिए मैंने 10 लाख की ज़मीन का सौदा किया, ठीक है। अब इस 10 लाख का उसने मुझे 1 लाख रुपये एडवांस दे दिया। भाई हम ऐसा हो जाता है, इनिशियल अमाउंट पे कर देते हैं हम, तो हमारा सौदा पक्का मान लेते हैं हम। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने उस सौदे को रद्द कर दिया किसी भी वजह से। तो अब हम जब उस
असेट को, उस 10 लाख वाली असेट को बाद में जब भी कभी किसी को सेल करेंगे तो फिर वहाँ पर हम उस जब्त की गई फोरफीटेड जो अमाउंट है, हमारा जब्त किया गया अमाउंट है, उसको अपनी कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे जितनी भी कॉस्ट थी उसमें से हमें इतनी वसूली हो गई है, और उसको लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है, कॉस्ट आती है, उसी को हम इंडेक्स करते हैं। ठीक है, कॉस्ट में से लेस कर देते हैं और फिर जो अमाउंट आता है उसको हम इंडेक्स करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें फिर एक प्रोविज़न है, अगर आपको इस तरह का कोई भी अमाउंट 1 अप्रैल 2014 से पहले मिला है ना, 7th पॉइंट है हमारा, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। फोरफीटेड अमाउंट, फोरफीट का मतलब जब्त राशि। ठीक है, अगर आपका कोई भी फोरफीटेड अमाउंट है और इस तरह का फोरफीचर 1 अप्रैल 2014 से पहले किया गया है, कब किया गया है? बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो फिर क्या होगा? जो भी हमारा फोरफीटेड अमाउंट है, जब्त की गई राशि है, वो हमारी कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। ठीक है, बिफोर 1/4/2014 देन डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसे हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, अगर आपको उसको इंडेक्स करना है तो ही आप उसे लेस करने के बाद इंडेक्स करेंगे। क्लियर? लेकिन इफ़ अगर ये जो फोरफीटेड अमाउंट है 1/4/2014 को या उसके बाद आपको मिला है, यानी कि 31 मार्च 2014 के बाद आपने अगर ऐसा कोई भी फोरफीचर किया है, तो फिर बच्चों उस कंडीशन में हम इस तरह से जो जब्त की गई फोरफीटेड अमाउंट है, जब्त की गई राशि है, उसको कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे, हम उससे लागत को कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन को नॉर्मल में सॉल्व करते हैं, सेल्स कंसिडरेशन में से नॉर्मल उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस करेंगे और कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो फिर इस फोरफीटेड अमाउंट का क्या करें? ये पैसा तो आपके पास आया है, डिपार्टमेंट इसको नहीं छोड़ेगा, इस पर तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो फिर उस कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे? इस फोरफीटेड अमाउंट को अदर सोर्सेज में शो करेंगे। ठीक है, कहाँ शो करेंगे? अदर सोर्सेज में, अन्य स्रोतों से आय में से दिखाया जाएगा। तो मैं इसमें सेकेंड प्रोविजन क्या ले लूँ? फोरफीटेड अमाउंट बिफोर तो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, बट आफ्टर 31 मार्च 2014, तो फिर इस कंडीशन में हम इसे क्या करेंगे? शोन इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम इसे अदर सोर्सेज यानी अन्य साधनों से आय शीर्षक में दिखाएंगे, अदर सोर्सेज के इनकम में से शो करेंगे, नॉट डिडक्टेड हेयर, और यहाँ पर ये माइनस भी नहीं होगा। वी विल नॉट डिडक्ट हेयर, हम इसे यहाँ से लेस नहीं करेंगे और इसे अदर सोर्सेज में शो करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, फोरफीचर का स्पेशल प्रोविजन कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अगर ये 31 मार्च 2014 के बाद फोरफीट किया गया है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको सीधा अदर सोर्सेज में दिखाइए और यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन अगर ये 1 अप्रैल 2014 से पहले फोरफीट हो गया है तो हमारी जितनी भी कॉस्ट है, सपोज कीजिए मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड 10 लाख में बेचा, जबकि मेरे को उसको प्राप्त करने की लागत 3 लाख रुपए थी। अब 3 लाख में से मेरे पास 1 लाख एडवांस आ चुका है, तो 3 लाख में से एक्चुअल में 1 लाख तो मेरी रिकवरी हो गई, तो मैं उस 1 लाख को माइनस कर दूंगी। अब बचे हुए 2 लाख को ही मैं इंडेक्स करूंगी और कॉस्ट के रूप में माइनस करूंगी। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों, हमने इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस पढ़े हैं कि हम किसी भी एसेट को प्राप्त करने की लागत यानी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या इंक्लूड करें और क्या ना करें। ठीक है, इसमें बस एक प्रोविजन और हमारा रह गया है, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मेन सारे प्रोविजंस लगभग इसमें आ चुके हैं। आप इन प्रोविजंस को अच्छे से थॉरोली स्टडी कीजिए, इन्हें लर्न कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि करने की लागत है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इससे रिलेटेड क्या कुछ और प्रोविजंस रह गए हैं। हम इसमें देखेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि जो सुधार की लागत होती है उसमें हम क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इंडेक्स कैसे किया जाता है, प्राप्ति की लागत को और सुधार की लागत को निर्देशित यानी कि इंडेक्स कैसे किया जाता है। ठीक है, आप इतना कंप्लीट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।